गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुबीता आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हम डिस्कस कर रहे थे बायोमोलिक्यूल, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक का जो सीक्वेंस है वो हमारा होगा ग्लूकोज। एक बार फटाफट अपन 5 मिनट के अंदर रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल के अंदर हमने ये देखी है कि वो सारे सब्सटेंस इंक्लूड होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड है, स्टार्च है, सेलुलोज है, इसके अलावा डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होते हैं, ये सारे के सारे। अपने जो मेजर पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट, देन आएगा प्रोटीन, उसके बाद में आएंगे विटामिन्स एंड देन आएंगे हार्मोन्स। आप लोगों के बायोमोलिक्यूल के अंदर हमको ये सब पढ़ना है 12th में। अब देखो, फिर हमने जो फर्दर टॉपिक है उसके बाद में हमने ये देखा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो बेस स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सेल होती है। ये सेल का इस टॉपिक से क्या लिंक है, वो यही है कि बायोमोलिक्यूल ऑल आर द सोर्स ऑफ एनर्जी और विच इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए सेल। देन वी हैव टू नीड द स्टडी ऑफ सेल। सेल इज़ द बेसिक functional and structural unit. Cell is the functional and structural unit of body. If you want to discuss that what is the cell, then I want to tell you this is made up of three parts. First one is the cell membrane, second one is the cytoplasm and third one is the nucleus. देन हमने देखा है सेल साइटोप्लाज्म किससे मिलकर बना है, सेल किससे है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दैट बायोमोलिक्यूल इन विच वी हैव टू इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स हमने देखा है जनरल फार्मूला उनका ये है। कुछ कंपाउंड्स जो इस फार्मूले को फॉलो करते हैं फिर भी वो क्या नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में इंक्लूड नहीं होते, लाइक एज फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, लैक्टिक एसिड एट्सेट्रा। और उसके साथ में हमने कुछ अलग एग्जांपल्स देखे जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते फिर भी वो किस में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, लाइक रैमनोज शुगर होती है और 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा है। क्लासिफिकेशन बहुत फेयर एंड फाइन तरीके से देखा है। वो मोनोसेकेराइड, डाई एंड पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास था। इसके बाद में हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग था। बहुत माइनरली आपको याद रखना है। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोनाइल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं सुगर्स विच हैव द कार्बोनाइल ग्रुप एज एल्डिहाइड, दे गिव्स फेलिंग एंड टॉलरेंस टेस्ट and they are included in reducing sugar. Exceptional case देखा था, fructose do not have aldehyde group, after that it gives the reducing taste. उसका हमने रीज़न ये देखा था, in aqueous solution it isomerized with the glucose, so due to presence of isomerization with the aldehyde and ketone, it gives the positive taste of reducing sugar with the reducing reagent like as the toluenes and Fehling reagents. Okay, after that we have discussed non reducing sugar, in which only one sugar is included, that is sucrose. Sucrose have aldehyde group, but the aldehyde group is not free, so it do not give the reducing taste, so it is included in non reducing sugar. इतना हम देख चुके हैं बेटा। उसके बाद में शुगर, नॉन शुगर है ही। आज का अपना टॉपिक है ग्लूकोज, मेजर पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना, रिकॉल करना चाहूँगी, ग्लूकोज जो होती है वो क्या होती है, मोनोसेकेराइड होती है। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला दैट इज C12H22O6 ना, C6H12O6। यही फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है, फ्रक्टोज के लिए होता है। ग्लूकोज की जब अपन स्ट्रक्चर रीड करेंगे उस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है। नॉमेनक्लेचर में हमने देखा है कि एल्डिहाइड आता है तो एल्डो वर्ड यूज़ करना है, और कीटोन आता है तो कीटो वर्ड यूज़ करना है। ओस इज़ द सफिक्स विच इज़ यूज फॉर द ऑल शुगर्स। 6 कार्बन इसलिए हमने लिखा है हेक्स, हेक्स के साथ में लगा है ऑक्स, हेक्सोस है, ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज जो होती है वो एक तरह की एल्डो हेक्सो शुगर होती है, ठीक है। ग्लूकोज फ्री और कंबाइंड दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए होती है कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कार्बन प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग कंपाउंड से सेटिस्फाई होती है। इसलिए क्या होता है, ये कायरल सेंटर प्रेजेंट होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, फाउंड इन प्लस और डी फॉर्म हमेशा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं। कौन, शुगर्स।
आप लोगों के सामने ऐसा कोई कंपाउंड नहीं आएगा जिसमें एल फॉर्म आती हो। तो शुगर्स डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म के अंदर स्टेबल रहती है, जबकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो लेवो रोटेटरी होते हैं या फिर माइनस फॉर्म के अंदर स्टेबल रहते हैं। ठीक है, सो म्यूटा रोटेशन ये क्या शो करती है? म्यूटा रोटेशन, इस वर्ड को आप यहीं पे छोड़ दें एक बार। म्यूटा रोटेशन अपने चैप्टर के अंदर टॉपिक है, मैं पूरा डेप्थ में आप लोगों को क्लियर करूँगी ये चीज़। ठीक है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है। आफ्टर दिस नाउ वी हैव टू गो ऑन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखो बेटा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों को दो जगह से प्रिपेयर करना है, एक तो किससे, सुक्रोज से, और एक किससे, स्टार्च से। दोनों का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में C12H22O11, ये क्या है, सुक्रोज है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं अपन तो ये दो मोनोमर सुक्रोज किस किस से मिलकर के बना होता है, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, तो इससे एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल किसका बन रहा है, फ्रक्टोज का बन रहा है। ठीक है, देन इसको आइसोलेट करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ में। ये फ्रक्टोज के साथ में पीपीटी बनाता है जो नीचे कलेक्ट हो जाएगा, और जो सोल्यूशन होगा उसमें डिस्पर्स फॉर्म में कौन मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा। पर इतना लंबा आपको नहीं देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। देन आप आगे देखिए स्टार्च। स्टार्च का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज की यूनिट्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए ग्लूकोज किससे मिल सकता है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ग्लूकोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली बात है एल्डोहेक्सोस शुगर है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की जगह एल्डिहाइड होता है, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एल्डोहेक्सोस। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए शुगर को डेक्स्ट्रोज भी बोल सकते हैं अपन। डेक्स्ट्रो रोटेटरी से मेरा मतलब है, देखो एक बार अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है, उसके अंदर हमने देखा है कंपाउंड्स विच रोटेट द सनलाइट या PPL लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट आर डिनोटेड बाय स्मॉल d। स्मॉल d इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो वही मतलब है यहाँ पे, इसलिए शुगर को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो शुगर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोमर ऑफ स्टार्च और सेल्यूलोज। इसका मतलब ये होता है स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों ही किससे मिलकर के बनते हैं, ग्लूकोज से। एक छोटी सी बात है, स्टार्च होता है अल्फा डी ग्लूकोज और सेल्यूलोज होता है बीटा डी ग्लूकोज। छोड़ दें एक बार, जब टॉपिक आएगा मोनोमर याद रखने होंगे तब याद कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, स्टार्च क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, और सेल्यूलोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। तो पहली बात एल्डोहेक्सोस है, दूसरी बात डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तीसरी बात स्टार्च और सेल्यूलोज के मोनोमर्स हैं। नेक्स्ट है इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 419 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इनकी रिएक्शंस करनी है अपन को। इन रिएक्शन से क्वेश्चन किस तरीके से आता है पहले तो वो देखो आप। क्वेश्चन आपसे ये आएगा, गिव द रिएक्शन विच गिव्स द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन ए चेन, कि उस रिएक्शन को दो जो ये एविडेंस बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल, किसके बारे में वो रिएक्शन पूछना चाह रहा है आपसे, किस रिएक्शन के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, तो उसको व्यू जानना पड़ेगा। तो फर्स्टली दिस रिएक्शन गिव द एविडेंस दैट द 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन ए चेन, कि ये वो रिएक्शन है जो ये इंडिकेशन देगी हमको कि इसके अंदर जो 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एक स्ट्रेट चेन में होंगे। HI के साथ रिड्यूस करते हो, रेड फास्फोरस प्लस HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। जब भी किसी कंपाउंड को, आज के बाद याद रखिए इस चीज़ को आप, कि जब भी किसी कंपाउंड को कम्प्लीटली रिड्यूस करना हो, कम्प्लीटली रिड्यूस करने का मतलब होता है कि उसको एल्केन के अंदर अगर आप रिड्यूस कर रहे हो तो उसका हमेशा रिडक्शन किसके साथ करवाना पड़ेगा, P प्लस HI, P प्लस LY, HI ऑलवेज रिजल्टेड एज एल्केन। ठीक है, तो जब भी 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का एविडेंस पूछे तो रिएक्शन करवानी है रेड फास्फोरस प्लस HI। रेड फास्फोरस HI के आयनाइजेशन का काम करता है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ध्यान नहीं दें आप, तो इस रिएक्शन को स्ट्रेस करें। 6 कार्बन का एविडेंस देने वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी है, वो रिएक्शन है P प्लस HI। तो P प्लस HI के साथ में जब रिएक्शन करते हो तो एक कार्बन चेन मिलती है जिसका नाम क्या होता है, एन हेक्सेन। एन हेक्सेन का मतलब होता है सिंपल चेन, किसकी, 6 कार्बन एटम्स की, जिसको अपन बोल रहे हैं एन हेक्सेन। क्लियर दैट, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिडक्शन।
रिडक्शन के अंदर देखो बेटा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब अपन रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इसका रिडक्शन करने के लिए आप चाहे आप LiAlH4 काम में ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप काम में ले सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो देखो इस स्ट्रक्चर में और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वो देखो ताकि एविडेंस का पता चले। CH2OH CHOH का होल 4 बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, चेंज कहाँ पे आया है, CHO ग्रुप कन्वर्ट किस में हो गया है, CH2 में। इसका मतलब ये एविडेंस दे रहा है किसका, CHO ग्रुप का। तो दिस रिएक्शन गिव्स द एविडेंस ऑफ CHO ग्रुप, कि इस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, इसका एविडेंस देने के लिए हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaBH4 के साथ, या फिर NaHG जिसको हम बोलते हैं सोडियम अमलगम बोलते हैं, सोडियम अमलगम के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या दे रही है, इट गिव्स द एविडेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के एविडेंस के लिए काफ़ी सारी रिएक्शन आएंगी, और जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं सार्बिटोल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सार्बिटोल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो एविडेंस ऑफ CHO ग्रुप के लिए देखें, एक बार दोबारा देखें आप, CH2OH CHOH बिल्कुल जस्ट मेंटेन है, इसके अंदर डिफरेंस कहाँ पे आया है, CHO और इसके अंदर। इसका मतलब ये हो गया है कि ये भी एविडेंस देगा किसका, CHO ग्रुप का। NH2OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी अमाइन, देन ग्लूकोज व्हेन ट्रीटेड विद द हाइड्रोक्सी अमाइन इट फॉर्म, इसका ऑक्सीजन, इसके दोनों हाइड्रोजन, रिपीट कर रही हूँ, इसके दोनों हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन क्या लूज़ करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और CH डबल बॉन्ड N, और इसके ऊपर ग्रुप कौन सा रह गया था, OH। ध्यान दें, CH डबल बॉन्ड O, NH2OH, NH2 का H2 गायब, इसका O गायब, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज हो गया और ये बन गया। इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ग्लूकोज, और ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर, जब भी एल्डिहाइड ग्रुप को हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो जो कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीन। 11th क्लास में पहले भी आया है ऑक्सीम्स, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आई है उसके अंदर, पर कोई बात नहीं, आप इसको याद रखिए, ग्लूकोज ऑक्सीम। ग्लूकोज ऑक्सीम का बनना भी एविडेंस ऑफ CHO ग्रुप होता है। नेक्स्ट एविडेंस है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर भी ये ग्रुप बन रहा है, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। रिएक्शन तीनों याद रखनी है। कार्बोनाइल ग्रुप के लिए आइदर यू कैन यूज़ रिडक्शन रिएक्शन, यू कैन यूज़ हाइड्रोक्सी अमाइन, और यू कैन यूज़ हाइड्रोजन साइनाइड। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप पहले मैं नहीं बताऊंगी कि इसको क्या कह रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखो, कार्बोनाइल ग्रुप की जो प्रेजेंस है उसके अंदर ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन भी एविडेंस दे रहा है किसका, ये। यहाँ से क्वेश्चन यूँ नहीं पूछा जाता है कि एविडेंस की रिएक्शन है, नहीं, मैं इस रिएक्शन को कंपेयर करवा के बताती हूँ आपको। ग्लूकोज की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, COOH में, तो ग्लूकोज का क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट एक रिएक्शन और देखें आप, जब इसकी रिएक्शन, इसको गौर से देखिए आपने कि CH2 मतलब नीचे की जो बेस स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ब्रोमीन वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, कार्बोनाइल ग्रुप को, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज कर रहा है। दूसरी रिएक्शन देखो बेटा एक बार, जब ग्लूकोज को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ में, व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विद कंसनट्रेट HNO3, कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाने पर ये फर्स्ट ग्रुप भी COH और लास्ट ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, COOH में। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन है, कंसनट्रेट HNO3 है। कंसनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनता है सैकेरिक एसिड। ओके, और अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड। दोनों ही रिएक्शन कंफ्यूज करने वाली है, तो आप इसको माइनरली याद रखना। आप चाहो तो ये सीक्वेंस ब्रेक करके दोनों रिएक्शंस को साथ लिख सकते हो, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप लोगों के लिए इजी रहे वैसा लिख सकते हो। अगेन स्ट्रेस डाल रही हूँ, Br2 वाटर, ग्लूकोनिक एसिड, कंसनट्रेट HNO3, सैकेरिक एसिड। क्वेश्चन पूछता है यहीं से क्योंकि टर्निंग पॉइंट है इस टॉपिक का ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप रिएक्शन करवाते हो एसिटिल क्लोराइड या एसिटिल एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो मेंटेन रहता है, सारे OH जो हैं वो रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब रिएक्शन विच गिव्स द एविडेंस ऑफ OH ग्रुप, तो OH ग्रुप के साथ एविडेंस देगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H और Cl।
तो इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CHO तो पहले से है इसमें, और COCH3 और जुड़ जाएगा, O पहले से था, OCH3 जुड़ जाएगा। जैसी रिएक्शन एक कार्बन पे होती है वैसी सारों पे होती जाएगी। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन या फिर बोल सकते हो आप हाइड्रेजिन बोल सकते हो उसको। हाइड्रेजिन के साथ में रिएक्शन करवानी है तो सिमिलरली रिएक्शन ऑक्सीजन, इसके दोनों हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, बाकी का कंपाउंड मटेरियल ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है, पहले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं फर्स्ट कर देता है, दूसरे के साथ रिएक्शन करवाते हैं दूसरा। ये जो हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो 2 बार रिएक्शन होती है। 2 बार का मतलब ये होता है 3 मॉलिक्यूल ट्रीट करवाते हैं जिनमें से 2 ही रिएक्शन कर पाते हैं, पहला फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा दूसरे कार्बन पे। इसके नीचे के सारे कार्बन एज इट इज़ रहते हैं। एक बार के लिए तो मैं ग्लूकोसाजोन जो होती है इसको यहीं छोड़ती हूँ। जब फ्रक्टोज देखेंगे तब इस रिएक्शन को मैं वापस से रिकॉल करूँगी और बाद में आप पाएंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो रिएक्शन होती है कौन सी, ओसाजोन, वो बिल्कुल सेम आती है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती है वो सेम ओसाजोन देते हैं। उसका क्या रीज़न है, तो ये पूछते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम ओसाजोन देते हैं क्यों। देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो बेस स्ट्रक्चर होती है उसमें फ़र्क कहाँ आएगा, वो देखो। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे CHO ग्रुप है, देन तो हम इसको बोलते हैं ग्लूकोज। और अगर ये CHO ग्रुप नहीं होकर के सेकंड कार्बन कीटोनिक ग्रुप होता तो उसको आप बोल देते फ्रक्टोज बोल देते। ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मोलिकुलर स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे चेंज होता है, बाकी की सारी स्ट्रक्चर कैसी रहती है, सेम रहती है। इसलिए नीचे की सारी स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से ये क्या देते हैं, ग्लूकोसाजोन। तो आंसर कैसे लिख पाएंगे इसका, आप ये लिखोगे द ओसाजोन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द स्टार्टिंग 2 कार्बन्स विच हैव द सेम लोकेशन इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज, सो दे फॉर्म द सेम ओसाजोन। क्या लिखा, द ओसाजोन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द स्टार्टिंग 2 कार्बन्स विच आर आफ्टर दैट glucose and fructose have the same structure after second carbon, so they form सेम ओसाजोन। कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होती है उनकी बेस स्ट्रक्चर में फर्स्ट और सेकंड कार्बन में ही चेंज होता है, और ओसाजोन स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड पे ही होती है, इसके बाद की स्ट्रक्चर सेम होती है, इसलिए ओसाजोन भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस दिया है HI वाली रिएक्शन पे, इसके अलावा स्ट्रेस दिया है Br2 और कंसनट्रेट HNO3 वाली रिएक्शन पे, इसके बाद में ओसाजोन वाली रिएक्शन पे। ऐसा मैंने नहीं कहा कि बाकी रिएक्शंस को छोड़ दी, पर इन रिएक्शंस को बिल्कुल क्लियर करके याद रखना, आपको एकदम कंफर्म याद रहनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे करवाओगे, आइदर फेलिंग्स रिएजेंट और आइदर टोलेंस रिएजेंट। यहाँ पे इतना ही याद रखें कि फेलिंग रिएजेंट के साथ में रेड PPT आता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं रेड PPT किसका बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का बनता है। देन आता है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, तो इतना ही लिखना होता है, अमोनिफाइड सिल्वर सोल्यूशन इज नोन एज टोलेंस रिएजेंट। ये जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो फेलिंग सोल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किन किन ग्रुप्स पे इफेक्टिव होते हैं, पूरा डेप्थ में बताऊंगी बात। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को इतना ही आइडेंटिफाई करना है कि फेलिंग सोल्यूशन के साथ रेड PPT आता है, टोलेंस रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, जाइमेज एंजाइम हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। इसका ध्यान रखें, यह हमेशा ही किसी भी कंपाउंड को इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब जाइमेज एंजाइम के साथ करवाते हैं तो ये क्या करता है, इसको इथेनॉल प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रिएक्शन पोर्सन था बेटा, मेरे हिसाब से ये काफ़ी हो गया आज। मैं इस चीज़ को पूरे को रिपीट करवा देती हूँ ताकि आप लोगों पे ये पोर्शन लेंदी नहीं पड़े। ठीक है, एक बार के लिए आज का टॉपिक पूरा ही रिव्यू करवा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन पार्ट है। ग्लूकोज फ्री और कंबाइंड दोनों स्ट्रक्चर में हो सकता है। एल्डोहेक्सोज शुगर नाम है इसका, डी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। म्यूटर रोटेशन आप लोगों को आपको ड्रॉप करना है एक बार के लिए, है ना। म्यूटर रोटेशन के आगे देखेंगे। प्रिपेयर करवाने के लिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, इसके अलावा किसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, स्टार्च का कर सकते हो। दोनों ही कंपाउंड से आपको क्या मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज़ देखी है जिसमें हमने ये देखा है कि ये क्या है, एल्डोहेक्सोज शुगर है, मोनोमर है किसका, स्टार्च और सेल्यूलोज का। एविडेंस देने वाली रिएक्शंस के अंदर देखो, सबसे पहले मैं रिएक्शन बाद में देखेंगे। HI किसका एविडेंस देती है, 6 कार्बन प्रेजेंट इन द सिंपल चेन, तो N हेक्सेन देगा। दूसरी रिडक्शन जो रिएक्शन होगी NABH4 किसका एविडेंस देगा, CHO का।
CHO ग्रुप का एविडेंस देने के लिए हाइड्रोक्सी अमाइन काम में ले सकते हो, इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड काम में ले सकते हो, ये दोनों ही रिएक्शन से एविडेंस देंगी। देन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर के साथ में सिर्फ CHO ग्रुप कन्वर्ट होगा किसमें, COOH में, और कंसनट्रेट HNO3 लेते हो तो दोनों फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट एंड लास्ट दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको अपन कहेंगे सेकेरिक एसिड। ठीक है इतना। इसके बाद में रिएक्शन करवाते हो, एसिटिल क्लोराइड हो सकता है, एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है, तो ये रिएक्शन देती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की रिएक्शन देती है। तो ये एविडेंस वाले फॉर्म के अंदर पूछने की बजाय डायरेक्टली ज़्यादा पूछता है। सीधी रिएक्शन आपसे ब्रोमीन वाटर कंसनट्रेट HNO3, ये आ गया फेनिल हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है आपके पास, ग्लूकोसाजोन बनता है। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओसाजोन सेम होते हैं क्यों, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन while the ओसाजोन रिएक्शन also takes place at 1 and 2 कार्बन, so they form सेम स्ट्रक्चर। या फिर ये लिख सकते हो दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर आफ्टर द सेकंड कार्बन देन दे फॉर्म सेम ओसाजोन बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द स्टार्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन। ठीक है। ऑक्सीडेशन फैलिंग के साथ रेड पीपीटी किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का होना चाहिए। टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर किसका होना चाहिए, सिल्वर का। जाइमेज एंजाइम इसको एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। मेरे हिसाब से आज के टॉपिक में सफिशिएंट है। रिएक्शंस को देखें, बार बार लिखें, किस चीज़ के लिए मैंने कहाँ स्ट्रेस दिया, कौन सा वर्ड काम में लिया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो आप सारा मटेरियल बहुत अच्छे से गेन कर पा रहे हो। क्लास की स्पीड भी बहुत कम रखी है बेटा, जितना मैक्सिमम हो सके मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। होप सो आप सब लोगों को समझ आ रहा होगा। हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स बेटा।